क्या हम ये कह सकते हैं कि ये आउटरीच इस वजह से चल रहा है कि एक कहीं ना कहीं कुछ माहौल है, मन में कुछ आशंकाएं हैं और वो मिटाने के लिए अब आरएसएस प्रमुख के पास भी जाना पड़ेगा? देखिए साहिल जी, हमारी सरकार का विजन और मिशन स्टेटमेंट है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम संवाद मतलब होता है साथ मिलकर बात करना, भले सरकार हो या संघ हो, जिसके बारे में रतन शारदा जी और डिटेल में बताएंगे। हर समाज के साथ में हम कार्य करते हैं। हम संतुष्टिकरण में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष तुष्टिकरण में विश्वास रखती है, इसीलिए वो हर चीज को वोट बैंक या चुनाव से देखती है। हमारा मिशन स्टेटमेंट, अगर मान लीजिए किसी के साथ भेदभाव करना होता तो पीएम आवास में 30%, किसान सम्मान निधि में 20% से ज्यादा, उज्ज्वला के अंदर 30% से ज्यादा, मुद्रा योजना में 20% से ज्यादा मुस्लिम समाज के लाभार्थी नहीं होते। इस वक्त सरकार के अंदर हुए और संसद में कुछ मुस्लिम सांसद भी होते नहीं। बीजेपी रिप्रेजेंटेशन देखिए, ये बहुत पुरानी जिन्ना की थ्योरी होती है कि भाई मुसलमानों की आवाज से मुसलमान ही आगे बढ़ा सकता है, क्यों नहीं हिंदू लड़ा सकता? हिंदू की बात मुसलमान भी कर सकता है। संविधान में कहीं लिखा है, संविधान का प्रियम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वहां ऐसा नहीं लिखा है। हम सब भारतीय हैं, तो कोई भी किसी की भी बात कर सकता है। मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने की बात होती। कांग्रेस पार्टी ने यही सोच रखी थी, तभी 70 सालों तक आपको पता है मुसलमानों को सबसे ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे कांग्रेस पार्टी ने रखा। हमारी सरकार आने के बाद में 10 सालों के अंदर मुसलमान समाज में पॉवर्टी सबसे ज्यादा कम हुई है। हम विकास देने की बात करते हैं, ये तुष्टीकरण वोट बैंक के नाम पे विनाश की बात करते हैं। तो ये जो मुलाकात है उसे ठीक तरीके से देखना चाहिए। चित्रा बाथम, अच्छी बात है अगर आरएसएस और ये इसका इनिशिएशन अगर हम देखें तो उमर अहमद इलियासी उनके तरफ से हुआ है। जो ये इमाम ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहता है कि आरएसएस के साथ में उनके संबंध बने और उनसे बातचीत करना शुरू हो जाए। विपक्ष को कोई दिक्कत? नमस्ते साहिल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बताइए। साहिल जी, बहुत हंसी आ रही थी जब प्रदीप भंडारी जी अपना वक्तव्य दे रहे थे, क्योंकि जो आज तक वो 2014 से लेकर अभी तक करते आए हैं, कहते आए हैं, उसमें और आज के बातों में जमीन आसमान का फर्क है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सावन के इस पावन महीने के अंदर मोहन भागवत जी ने सांप्रदायिकता का मेरे ख्याल से जहर पीकर उमर इलियासी जी का ये जो इनविटेशन एक्सेप्ट करके सांप्रदायिकता को हटाने की बात करी है, सेक्युलर बनने की बात करी है, सोशल बनने की बात करी है। तो हम तो इस जो इनकी मीटिंग है उसको बहुत ही सराहेंगे और जरूर हम इसको बहुत पॉजिटिव वे में जरूर देखेंगे। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या ये इनकी मीटिंग, क्या जो इनकी भेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के मद्देनजर है या उसके बाद भी ये मुस्लिम समाज के साथ फिर से उसी भाईचारे के साथ रहेंगे, या फिर अपनी नफरती लाइन पे चले आएंगे, मॉब लिंचिंग करवाएंगे, बुलडोजर चलवाएंगे और पहनावे से पहचाने जाएंगे, मुजरा करवाएंगे? कुल मिलाकर प्रदीप भंडारी बात यहां पर आकर रुकती है कि ठीक है, आपकी जो योजना है उसका फायदा मुस्लिम समुदाय के लोग भी उठाते होंगे, लेकिन दूसरी तरफ संबल का मुद्दा निकलता है। मोहन भागवत कहते हैं कि हर जमीन के नीचे शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी संबल जैसी चीजें होती है। बुलडोजर न्याय की बात कहीं ना कहीं की जाती है। तो कथनी करनी में फर्क, और जिसके वजह से आउटरीच। बिल्कुल। और अब बिहार के चुनाव आ रहे हैं, 24 में हमने देखा 75% मुस्लिम वोटर्स इंडिया अलायंस की तरफ चले गए। अगर चुनावों से इसका संबंध होता तो 2018, 22 और 25 के अंदर क्यों मुलाकातें होती? अगर चुनावों से ही संबंध होता तो अगर वोट हमको कम मिलता उसके बाद भी हम क्यों आगे जाते? दूसरी बात, इन्होंने पूरा साहिल जी, इन्होंने एक झूठ फैलाया था कि मुसलमानों की नागरिकता सीए से चली जाएगी। 50 बार बोला था कांग्रेस पार्टी ने। एक मुसलमान समाज के व्यक्ति का नाम बता दीजिए कांग्रेस पार्टी कह सके जिसकी नागरिकता गई है। क्या इन्होंने मुसलमान समाज से माफी मांगी? क्या 70 सालों तक मुसलमान महिलाओं पे ट्रिपल तलाक का जो शोषण होता था, कांग्रेस पार्टी ने वो बिल को ओवरटर्न करा था रेडिकल्स को खुश करने के लिए? क्या मुसलमान महिलाओं से कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी? हम वापस से कहेंगे, हम धर्म जाति को देखकर कोई स्कीम नहीं बनाते, ना नीति करते। हमारी कथनी करनी सेम है, तभी सीए भी लागू होता है और हर स्कीम मुसलमान सबको पहुंचती है। जल्दी से चित्रा बाथम, जल्दी से जवाब कि मुसलमान समाज का अगर हमने कभी सहारा दिया है तो वोट अपीसमेंट की बात करने वाले लोग हम। अरे आप मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करती हैं, वो असंवैधानिक है। ये सब बातें ना करें, मुसलमान समाज के अगेंस्ट मत जाए, किसी भी समाज के अगेंस्ट ना जाए। और भारत जोड़ो यात्रा जो सांप्रदायिकता को हटाने के लिए रतन शारदा हमारे साथ में है। ठीक है चित्रा जी एक मिनट देखिए, रतन शारदा हमारे साथ में, जरा उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं भी समझने की इस बात की कोशिश कर रहा हूं। रतन जी, क्या आप
जब आउटरीच की बात की जाती है तो इसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं डायलॉग, संवाद नहीं था और इसके वजह से आउटरीच की कोशिश की जा रही है। और 2020 से यह देखा गया है, 2020 में जब मोहन भागवत उस मस्जिद में गए तब से इस बात की चर्चा चल रही है कि यह फर्क करने की कोशिश क्यों। इस चीज को आप कैसे देखेंगे? क्या आपको लगता है कि आउटरीच है या आपको लगता है कि यह अलग तरीके से इस पूरे मसले को देखने की कोशिश है संघ की तरफ से? रतन साहिल जी, पहली बात तो ये है कि भारत में खासकर मीडिया में एक बीमारी है कि हर चीज को राजनीति के चश्मे से देखना। ये जो एनालिसिस है चश्मे, हम जब राजनीति और चुनाव के बारे सोचते ही नहीं और सबसे पहले एनालिसिस वही हमारा गलत हो जाता है। 1971 में गुरुजी ने कहा था कि मुस्लिम हमारे ही हैं, हमारे ही समाज के भाग हैं, उनके पूर्वज वही हैं, उनके पूज्य वही हैं, उनका धर्म, उनका पंथ बदला होगा, उनका जो संस्कृति नहीं बदली। जो ये मानते हैं हमारे लिए उतने ही अच्छे हैं, हमारे भाई हैं, शाखा में भी आ सकते हैं। ये बात बाला साहब देवरस ने कही कि अगर वो मानते हैं कि हम इसी राष्ट्र के सपूत और हम हमारा पंथ अलग वाला संस्कृति अलग नहीं होगी, वो शाखा में उनका स्वागत है। 1975 के इमरजेंसी से लेकर मुस्लिम समाज के साथ में नियमित डायलॉग चल रहे हैं, ये आज की बात नहीं है, कृपया पहले नोट करें। 1993 में सुदर्शन जी ने बहुत प्रयत्न पूर्वक क्रिश्चियन समाज के साथ, जो मुस्लिम समाज के साथ में ना तो सत्ता में थे ना कुछ था, रेगुलर डायलॉग किए, कुरान का अध्ययन किया, कुरान पे चर्चा की, बाइबल पे चर्चा की। और उसके बाद में 1993 में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच चलाने के लिए इंदिरेश कुमार जी ने वो राष्ट्रीय मंच खड़ा किया, जिसका मजाक उड़ाया गया, जिसके लोगों को समाज में जगह नहीं मिलती थी। आज उसका नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब मुस्लिम समाज हिंदू समाज के साथ, राष्ट्रीय मुख्य धारा के साथ जुड़ने को तैयार है। लेकिन प्रॉब्लम किसको है? प्रॉब्लम उसको है जिनको वोट की राजनीति करनी है, जिनको लगता है अगर हिंदू मुस्लिम इकट्ठे आ गए तो उनको डराकर जो हमारी वोट बैंक है वो कहाँ जाएगी, ये दूसरा डर है। तीसरी बात, हिंदू और मुस्लिम में भाव क्या है, जो आज भी संघ स्पष्ट कहता है कि केवल मेरा मार्ग सही है, हम कहते हैं तुम्हारा मार्ग सही नहीं, मेरा मार्ग सही है, तुम्हारा भी सही है। ये जब मान जाएंगे मुस्लिम तो कोई झगड़ा रहेगा नहीं। तो ये बात मनाने के लिए चर्चा चलती है। मैं भी कई लोगों को मिल चुका हूँ, ठीक क्रिश्चियन है, लेकिन समाज के, मुस्लिम समाज के। 2020 से मीटिंग चल रही है, आप कह रहे हैं कि 2020 से हमारा साहिल चल जी, रहा है। आपकी समस्या है कि 2020 से आप संघ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि मैंने लिखा अपनी भागवत जी किताब की में मीटिंग, 2011 भागवत जी, में, मोहन सुनिए भागवत मेरी जी की बात। मीटिंग। और सारे आपने सब और एक चीज संचालक कही, मिलते हैं। नहीं सर, देखिए, उस समय आपने और एक चीज कही कि इसको समस्या संघ राजनीतिक की नहीं तरीके है। से क्यों देखा जा रहा है। आपने सही कहा बिल्कुल। कि ये मीटिंग जो थी मोहन भागवत और उसके साथ साथ अभी जैसे इलियासी जी कह रहे थे कि तमाम इमाम और बाकी लोग उसमें शामिल थे, लेकिन इसलिए देखा जाता है क्योंकि आपको भी पता है कि कई सारे ऐसे मुद्दे जो राजनीतिक पार्टियों ने उठाना शुरू किया है, जो दरअसल धार्मिक मुद्दे होने चाहिए, जो धर्म के रिलेटेड मुद्दे होने चाहिए। तो जब ऐसा होता है तब हमको लगता है कि अगर ये आउटरीच है तो ये आउटरीच क्या पॉलिटिकल वजह से भी हो रहा है, ये सोचना तो गलत ये नहीं होगा आउटरीच ना? नहीं है, ये आउटरीच नहीं है, संवाद है। जब कई बार कह चुका हूँ, 2011 में कह चुका हूँ कि संघ बातें नहीं छुपाता, मीडिया संघ की बातें छुपाता है, क्योंकि उसको लगता है कि खतरनाक संगठन है, इसकी बात लोगों को पता ना चले। आज आपको लग रहा है कि आज वो एक ड्राइवर सीट पे है, उसके कारण भाजपा सत्ता पे, तो आपको संघ के ऊपर ध्यान जाता है और आपको कंट्रोवर्सी में भी मजा आता है। आप लोगों को नेचुरली आपका काम है, इसके लिए आप संघ को बोलते 2020 से। नहीं सर, मैंने बताया ना, 1976 से लेकर लगातार मीटिंगें होती रही है, लेकिन प्रेस ने कवर नहीं किया, ये समस्या है। और आज कवर किया है, इसका अगर आउटफॉल होता है पॉलिटिक्स में तो उसको डर है जो उस पॉलिटिक्स के बट ऊपर होगा ना सत्ता का आउटफॉल, खेल खेलता है। आउटफॉल होगा ना कहीं ना कहीं। नहीं, अगर सत्ता में नहीं होता तब भी होता। सत्ता आउटफॉल में कहीं होना ना, न होना संघों को फर्क नहीं 2009 पड़ता। में नहीं संघ को सत्ता में होने नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता। आशुतोष, मैंने इसलिए आपको कहा 1976 हो, 1990 हो, 2000 हो, हमेशा संघ ने प्रयत्न किया है कि ये जो आपस में संवाद हो और दूरियां घटे, जिन बातों का वाद है उसके ऊपर विवाद नहीं हो, उसके ऊपर वाद हो, चर्चा हो, आशुतोष, संवाद हो। ये अभी बात सही है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहाँ गई? कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट क्या कहते हैं? सेक्युलर लोगों ने मुसलमानों का भला नहीं किया। क्या संघ ये की बात थी ना। सही है कि अगर संघ के साथ में ये मीटिंग हो रही है तो हम तो 2020 से उसको देखना शुरू कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से रतन शारदा कह रहे हैं वो तो सालों से हो रहा है, या आउटरीच नहीं है, हमारा संवाद चलता रहता है। साहिल, इसके दो एंगल है। पहली बात तो यह कि अगर मोहन भागवत या आरएसएस के लोग अगर मुसलमानों से मिल रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका स्वागत होना चाहिए। संवाद किसी भी तरीके का हो, इसमें कोई दो राय नहीं है और मुझे लगता है ये अच्छा कदम है। इसके पहले भी मोहन भागवत ने 2018 में, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था मुसलमान के बगैर हिंदू अधूरा है, और लगातार आउटरीच करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक बयान दिया कि हर मंदिर में, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना, सबका डीएनए एक है। ये जो कोशिश है, इस कोशिश का तो स्वागत होना ही चाहिए, क्योंकि ये शांतिपूर्ण कोशिश है और इससे आप मुसलमानों का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ये कि जो भी रतन शारदा जी ने देवव्रत जी का जिक्र किया, मैं बता दूं कि 1970 की बात है, नागपुर के अंदर मीटिंग हो रही थी। उस देवव्रत साहब ने कहा था कि हमें संघ के दरवाजे मुसलमानों के लिए खोल देने चाहिए। उस वक्त महाराष्ट्र के जो संघ चालक थे उन्होंने कहा अगर आपको मुसलमानों को आरएसएस के दरवाजे खोलने हैं तो आप अलग से संघ बना लीजिए, आप ये संघ आपके लिए नहीं है। और उसके बाद से वो प्रक्रिया पूरी तरीके से रुक गई। सवाल इसी बात को लेकर यह है कि मोहन भागवत के इस कोशिश के बावजूद भी भाई बुलडोजर क्यों नहीं रुकता? हर मस्जिद के जो शिवलिंग खोजने की कोशिश क्यों की जाती है? गोलवालकर ने तो अपनी किताब में लिखा था हिंदुस्तान के 3 दुश्मन। इसके अलावा जो वी एन आवर नेशनहुड डिफाइंड में उन्होंने लिखा है कि उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन के तौर पर रहना पड़ेगा। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर आप चले जाइए, योगी आदित्यनाथ जिस तरीके के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, प्रधानमंत्री 2024 के लोकसभा के चुनाव में कहते हैं ये तो घुसपैठिए हैं, मंगलसूत्र छीन लेंगे। शाहीन बाग के आंदोलन के समय इनसे जुड़े हुए लोग कहते हैं कि आपके घरों में घुस जाएंगे, महिलाओं के साथ करेंगे। तो मोहन भागवत कुछ कह रहे हैं, जमीन पर कुछ और हो रहा है। रतन शारदा, इसलिए दिक्कत है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या आशुतोष जैसे बौद्धिकवादी लोगों की ये है कि 1939 और 60 के बाद में इन्होंने पढ़ना संघ को छोड़ दिया। मैंने गुरुजी की बात 1971 की थी। मैंने बात सुदर्शन जी की 1990 की थी। संघ इवॉल्व होता है, कोई जड़ से बंधा हुआ नहीं है कि जो गुरुजी ने कहा सही है। गुरुजी ने खुद डिसोन कर दी थी 1939 की पुस्तक। आप उनके वो विचार क्यों नहीं पढ़ते जो उनका समग्र विचार है, वो नहीं पढ़ेंगे ठीक है, क्योंकि अच्छी उसमें बात आपको है। समस्या होगी। अगर तो पुराने ये विचार बदल दिक्कत के है कि नए वो विचार विचार किए से जा बाहर रहे हैं नहीं तो आते। अच्छी बात है, लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि एक तरफ तो मोहन भागवत तमाम इमामों से मिल रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि किसी हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो पॉलिटिकल आउटपुट है वो उसको नहीं मान रहा है ना कहीं उसको लेकर चीजें हो रही है, और इसीलिए बार बार ये आउटरीच करने की जरूरत पड़ जाती है और इसीलिए उसको चुनाव से लेकर जोड़ा जाता है ना। रतन शारदा जी, देखिए, बीजेपी नहीं कर रहा है। जो भी एडवोकेट कर रहे हैं, जो भी संगठन कर रहे हैं, अलग अलग संगठन है, बीजेपी के संगठन नहीं है। जो वारिस बीजेपी पठान। की पॉलिटिकल की भाषा है वो बात करेंगे, लेकिन ये कहना कि केवल संघ के कारण लोग सड़कों पे कर रहे हैं गलत है। क्योंकि जो विष्णु शंकर जैन होंगे, जो अन्य सारे दल होंगे, वो ऐसे लोग हैं जिनका अपना विचार है, 10 सेकंड। अपने जल्दी हिसाब से। से चलते हैं, कोर्ट में आशुतोष केस जल्दी करते से, एक हैं, सेकंड। कानून ने छूट दी हुई है। ठीक है आशुतोष, जल्दी से 10 सेकंड। रतन शारदा जी को ध्यान होगा प्रधानमंत्री जी ने 2024 के चुनाव में क्या कहा था, अमित शाह ने क्या कहा था कि अगर ये लोग सत्ता में आ जाएंगे तो यहाँ पे शरिया कानून लागू होने वाला है। ये किसने कहा था? योगी आदित्यनाथ ने कहा था, अमित शाह ने कहा था। आप मुसलमानों का फोबिया क्रिएट करके आप चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे थे, और अब जिस तरीके से बांग्लादेशियों के बहाने लोगों की गिरफ्तारियां हो रही, लोगों को डिटेन किया जा रहा है, तो उससे आप लोगों का भरोसा कैसे जीत सकते हैं भाई? चलिए, मेरा प्रदीप कहना भंडारी। है कि आरएसएस आरएसएस एक चालक अनुवर्तित्व के सिद्धांत पे चलता है। एक बार अगर छोड़ उनका नेता चुके कह हैं। देता है तो आंख बंद करके लोग सॉरी follow सॉरी करते हैं। गलत कह रहे हैं। मोहन भागवत की बात तो लोग आंख बंद ये करके गलत क्यों नहीं कह कर रहे रहे? हैं। साहिल, इस देश का ये एक गलत मिनट, है। रतन शारदा। एक मिनट प्रदीप, एक हाँ, मिनट। हाँ। बाला साहब ने साफ कह दिया, अब एक चालू का नेतृत्व नहीं चलेगा, टीम वर्क वो चलेगा। तो और मोहन संघ में भागवत टीम भी अभी वर्क कह रहे हैं ना चलता कि है। सामुदायिक नेतृत्व ये होना आप चाहिए। पुराने प्रॉब्लम ये ना आशुतोष जी 1940 में बंद गए। 2024 दिमाग खोला नहीं उसके बाद में उन्होंने। लोकसभा चुनाव के बाद मोहन भागवत का स्टेटमेंट निकाल के देखिए, वो कुछ और कहना चाह रहे थे और उसके बाद ही तो सारी चीजें शुरू हो गई आज की स्थिति में। उसमें फिलहाल नहीं जाएंगे ना साहिल प्रदीप जी, भंडारी, अध्यक्ष चुनना बाकी है अभी। नहीं, मेरा दुर्भाग्य ये है कि आशुतोष जैसे लोग जो है वो घुसपैठिया शब्द का जब प्रयोग होता है तो मुसलमानों से जोड़ देते हैं। दुर्भाग्य ये है कि इनको लगता है कि मुसलमानों का आदर्श औरंगजेब है, दारा शिकोह नहीं ठीक है। है। इनको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। क्या विकास दुबे के वारिस ऊपर एक्शन पठान। नहीं होता यूपी के अंदर? ये लोग सबसे बड़े मुसलमानों के सोच दुश्मन आप हैं। लोग बदलिए। मुसलमानों के दुश्मन वो है जो मुसलमानों को लेकर राजनीति करते हैं, और दूसरी तरफ ये आउटरीच भी यहां पर चल रहा है। आप इसका स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छी बात है कि अगर मोहन भागवत से इलियासी और बाकी सारे जो तमाम इमाम हैं उनको आकर मिल रहे हैं। अभी मैं इलियासी जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा संवाद हुआ, बैठक हुई, मन से बात हुई, दिल से बात हुई, बहुत सारी बात हुई मोहन भागवत के साथ में। तो मैं तो चाहूँगा कि आपको मोहन भागवत को ये बोलना चाहिए था कि आप मस्जिद में आए। आप ही के लोग, बीजेपी के नेता बोलते हैं कि इसी मस्जिद में घुस घुस के मुसलमानों को मारेंगे। आप उनके खिलाफ क्या करते हो? आप तो उनको रिवॉर्ड दे देते हो, उनको मंत्री बना देते हो। आपको ये बात होना चाहिए था कि जिस मस्जिद में बात हो रही है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो कायनात बनाई, उनके बारे में नमाज पढ़ी जाती है, हदीस पढ़ी जाती है, और आप ही के लोग उनकी शान में अनाप शनाप बकवास करते, आए दिन गलत अल्फाज इस्तेमाल करते, उसके खिलाफ
FIR भी हम करते, मगर उनको तो अरेस्ट नहीं किया जाता। ये बात तो मोहन भगवत को बतानी चाहिए थी। मोहन भगवत जी को तीसरी बात ये बोलना चाहिए था कि जो वक्फ की हमारी जमीन है, जो हमारे यतीमों का, मिस्किनों का अधिकार है, जो अल्लाह की अमानत है, बीजेपी सरकार उन्होंने कहा ना कि उसके बारे में बातचीत हुई, जमीनों को आपने सुना लेना चाहती है उद्योगपति दोस्तों को। उन्होंने कहा ना कि हमने हमारी बात हुई, उन्होंने बातचीत हुई तो उसका बताओ ना। उन्होंने जवाब क्या आया? अरे बोलने में, कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये RSS वाले रात दिन मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, मुसलमानों को अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं और अपनी सियासती रोटियां सेक रहे हैं। इनके खिलाफ तो कुछ हो नहीं जाता। तो संवाद करके आप क्या दिखाना चाहते हो? आपको अगर मुसलमानों के लिए कुछ करना है तो जो बुलडोजर आप चला रहे हो बेगुनाह बेकसूर, आज ज्ञान वो दे रहे हैं जो बोल रहे थे कि 10 करोड़ उसके बता बारे में आप क्या करेंगे? मस्जिदों को, मदरसों को इलीगल अतिक्रमण बता के विदाउट नोटिस दी आप उड़ा देते आपके लोग, तो उनके बारे में मोहन भगवत क्या बोलेंगे? तो ये सारी चीज मोहन भगवत को पूछना चाहिए और मोहन भगवत को आके बोलना चाहिए। ठीक है भाई, हम नहीं करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि वाकई में संवाद का कोई मतलब है। ये तो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत और बाद में यहाँ पे आके लिपापोती। देश की जनता समझदार हो चुकी है। अंदर मुसलमानों को भड़काइए मत। प्रदीप भंडारी मैं आपके बीच में नहीं बस बोला, बता रहा हूं मैं आपको, आपकी याददाश्त मुझे पता है। मैं जो बोल रहा हूँ आपको लग रही है मिर्ची, पर कई बार मैंने हकीकत फंडा फोड़ दिया RSS का। किसी ने किसी का भांडा नहीं फोड़ा, आपको बस बता रहा हूं। याद है ना, आपको हमारे लगता था याकूब मैंने ध्वज का अपमान किया, नागपुर के हेडक्वार्टर में हमारे तिरंगे है, और आज हमीद है, APJ अब्दुल कलाम है। जरा एक मिनट, हमने APJ अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट बनाया था। प्रदीप भंडारी एक मिनट। वारिस पठान, सवाल यहां पर यह है कि क्या अगर इस तरीके से बातचीत शुरू होती है, इलियासी वही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कुछ मनभेद है तो उसको मिटाने की कोशिश होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। यह संवाद नहीं होगा तभी उन पार्टियों को फायदा होगा जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। तो यह संवाद होने देना चाहिए ना, उसका तो फायदा होता है ना। वारिस जी, साहिल भाई, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बोल चुके हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मगर जब सबका साथ की बात आ जाती है तो मुझे बताओ ना कितने को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कर दिया। आज पहली मर्तबा आजादी से लेके अब तक बीजेपी का कोई मंत्री कैबिनेट में नहीं है। कितने मुसलमान पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मुसलमानों का हुआ है, तभी जाके प्रदीप भंडारी कुल मिलाकर वारिस पठान ये कह रहे हैं इस आउटरीच से क्या होगा? आप पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तो उनकी करती नहीं है। आप उनमें से किसी को भी आपके सांसदों की लिस्ट देखें तो उसमें एक मुस्लिम नाम मिलना मुश्किल हो जाता है, विधायकों की लिस्ट देखें तो एक उसमें मुस्लिम नाम मिलना मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन तो पॉलिटिकल आप दे नहीं रहे, तो ये आउटरीच का क्या मतलब है? एक चीज, उनके मुद्दे आते हैं तब आपकी पार्टी में कोई ऐसा है नहीं कि जो उनके मुद्दों को लेकर। APJ अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट बने थे, समर्थन किसने किया था? NDA ने किया था। कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी जो हमारे शासनकाल के अंदर केंद्रीय मंत्री बने थे। ये जिन्ना वाली सोच है, मैं वापस से कहूंगा, ये इनकी सोच है कि हिंदू की बात हिंदू करे, मुसलमान की बात मुसलमान करे, यही इनकी सोच है। और अगर ये इतने सारे मुसलमानों के जैसे होते तो सच्चर कमेटी ने इनको एक्सपोज कर दिया था। इन्हें इतना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया मुसलमान समाज को। 70 सालों में इनसे क्या मिला? गरीब के गरीब रहे, महिलाओं के साथ शोषण होते गया और इसके लिए जिम्मेदारी ये थे। कर रहे हो आप लोग, और क्या बात कर रहे हो? सच्चर कमेटी ने बोला सबसे बैकवर्ड जो है मुसलमान, SC ST OBC थे जब आपका शासनकाल था। अपने बना लिया। वारिस पठान एक मिनट जरा दोनों शांत होइए। फिरोज बख्त अहमद हमारे साथ में। मेरे को हमारे वक्फ की जमीन तो हमारे, कौन है इस वक्त बिहार के गवर्नर? कौन है इस वक्त बिहार के गवर्नर? मुसलमान समाज से आते हैं। पहले केरला के गवर्नर थे, कांग्रेस पार्टी ने उनको हटा दिया था। राजनीतिक पार्टियों में हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि इस तरीके के संवाद आगे बढ़ सके और जिसका फायदा ये समाज को भी हो सकता है। यही बात बार बार कहने की कोशिश की जा रही है।